आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरा नाम सारा है। यह उन दिनों की बात है जब मामू की तरफ से हमें शादी पर बुलाया गया था। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी एक दोस्त जो दूसरे शहर में रहती थी उसने मुझसे कहा कि आज तो तुम्हारे यहाँ शादी है, मुझे दिखाओ कैसी लग रही हूँ। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वह कहने लगी तुम जाकर कपड़े बदल लो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो बड़े शौक से पहली दफ़ा साड़ी पहन रही हूँ। उसने कहा वही तो बात है, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो कि आज किसी ना किसी की तो खैर नहीं है। मैं इस बात पर हंसने लगी। मेरी खाला की बेटी मेरी बहन जैसी थी और मेरी कोई और बहन भी नहीं थी। हम सब लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। बहुत मजा आ रहा था। जब दूल्हा आया तो उसे दुल्हन के साथ बिठा दिया गया। इसके बाद कुछ रस्म हुई। उन्होंने जूता छुपाई की रस्म भी की और दूध पिलाई की रस्म भी थी। लोगों का कहना था कि जितनी ज़्यादा रस्म होती है शादी में उतना ज़्यादा मजा आता है और फिर शादी सारी जिंदगी याद रहती है। मैं भी यह सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही थी और यह कहना गलत नहीं था कि हमारे खानदान की कोई ऐसी पहली शादी थी जिसमें वाकई बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। फिर एक और बहुत ही अजीब रस्म के बारे में बताया गया। जब मुझे उस रस्म के बारे में पता चला तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा। एक आंटी ने मेरे कान में अजीब सी बात कह दी और मैंने अपनी कजिन के दूल्हे की तरफ देखा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं करूंगी, यह सब तो बहुत बहुत अजीब है। उन्होंने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। अरे यह तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है और अब तुम कह रही हो कि मैं नहीं करूंगी। यह तो बहन का हक होता है और तुम ही तो यहाँ पर बहन हो मेरी। वो कजन भी मुझे कहने लगी कि हाँ करो ना करो, क्या हो गया है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सब कह रहे थे कि अभी इतना मजा आ रहा है, अभी तो मजा खराब नहीं करो, जो हम कह रहे हैं वो कर लो। मैंने कहा नहीं, यह तो बड़ी अजीब सी बात है, किसी को पता चल गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा पता चल गया तो क्या हुआ, ये रहे और रस्म तो ऐसी ही होती ही, तुम्हें तो करनी पड़ेगी। आओ आओ। दो चार आंटियों ने मुझे पकड़ा और दूल्हे की तरफ धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गई कि इसके बाद जो हुआ वह मैं किसी को नहीं बता सकी। फिर मेरी कजिन की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। मैं भी इस बात को भूल गई। तभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई और मैं टाइम पास के लिए एक दफ्तर में नौकरी करने लगी। तभी मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो मेरे दफ्तर में काम करता था। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हम शादी करना चाहते थे, मगर सब उस लड़के के पीछे पड़ गए कि वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं हैरान होती थी कि आखिर क्या बुराई है। मेरी दोस्त ने भी मुझे समझाया और उसने कहा कि अभी से ही उसका तुम पर इतना कंट्रोल है तो बाद में क्या होगा, अभी तो वह तुम्हारा शौहर नहीं बना है, जब वह शौहर बन जाएगा तो उसे हक मिल जाएगा और वह फिर इस हक का इस्तेमाल करेगा। जो तुम कह रही हो वह अपनी जगह शायद ठीक हो, लेकिन मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। उसका तुम्हारी जिंदगी पर इतना ज़्यादा कंट्रोल होना अच्छी बात नहीं। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जितने लोग मुझे कह रहे थे कि उससे शादी ना करो, उतना ही मैं उससे शादी करने पर अड़ी जा रही थी और हमारी शादी हो गई। मेरी मम्मी ने मेरी हर एक दोस्त को फ़ोन करके कहा कि उसको समझाओ। जो दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब थी उसने मेरी सारी दोस्तों को एक जगह जमा करके इस बात पर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा कर दिया और मैंने कहा कि अब तो मैं शादी करके ही दिखाऊंगी, कर लो तुम लोगों ने जो भी करना है, मैं तुम सबकी बात नहीं मानूं। मैं भूल गई कि कितने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते, लेकिन एक इंसान तो हो सकता है। रात हुई तो मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। आज ही हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और एक दूसरे से जिस तरह से बातें करेंगे, जिस तरह से पेश आएंगे, सारी ज़िंदगी सब वैसा ही चलता रहेगा। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो उसने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। दर हकीकत बात यह थी कि हम एक ही जगह पर काम करते थे, इसीलिए एक दूसरे से बात भी कर लेते थे और रोज ही एक दूसरे को देख भी लेते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए। अब वो मेरे सामने बैठा था। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई माजी है। मैं इस बात पर हैरान हुई क्योंकि उसने पहला सवाल मुझसे यही कर लिया। बात तो मैं समझ ही गई थी। मैंने कहा क्या मतलब, कौन सा माज। तो कहने लगा हर इंसान का एक माज होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती और कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या तो वह कहने लगा कि तुम यह मत कहना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। मैं यह बात बिल्कुल नहीं मान सकता। मैंने कहा क्यों नहीं मान सकते हो, और दिल में यह सोचने लगी कि क्यों तुमने मुझे किसी के साथ देख लिया है जो मान ही नहीं सकते। वो कहने लगा तुम इतनी खूबसूरत हो, नौकरी करती हो और जैसे तुमने मेरे साथ दोस्ती कर ली हो सकता है ऐसे ही तुमने किसी के साथ भी दोस्ती कर ली हो। मुझे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था। अगर शादी की पहली रात नहीं होती और वैसे मुझसे यह बात कर रहा होता तो शायद इस बात पर हमारे बहुत बड़े झगड़े हो जाते। अगर पहली रात ही लड़ाई से शुरू हो तो फिर शौहर बीवी सारी ज़िंदगी लड़ते
ही रहते हैं और कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती। मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, मैं तुम्हें यह पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से क्यों पूछ रहे हो? तो कहने लगा कि आज के दिन पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। मैंने कहा क्या यह सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ? तो उसने कहा मुझसे सवाल करो या ना करो इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो मर्द हूँ। मैंने कहा क्या मतलब तुम मर्द हो तो तुम्हारा अगर कोई माज हो तुम इस पर कुछ नहीं बोल सकती? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही आदमी नहीं है जिसके साथ मैं मोहब्बत करके दुनिया के खिलाफ जाकर शादी कर चुकी थी। इसने तो पहले ही दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, बल्कि कहना बेहतर होगा कि पहले ही चंद घंटों में मुझे सब कहते थे कि यह बदल जाएगा, लेकिन मैं सोचती थी कि चलो जब तक बदले तब तक पता नहीं कितनी जिंदगी गुजर चुकी होगी, यह तो अभी ही बदल गया था। उसने कहा कि तुम कुछ नहीं बोल सकती, बोल भी दोगी तो क्या हो जाएगा? मेरे माज का मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई माजी रहा है तो उसका हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, मैं पहले ही दिन उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मैंने इस मसले को छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसके बाद मेरी जिंदगी इतनी बुरी हो जाएगी। 2-4 दिन तो गुजर गए थे। इसके बाद सुबह सुबह जब मैं बाहर दूध लेने के लिए गई तो दूध वाले ने मुझे सलाम कर दिया और उसने कहा कि भाभी आपको पहले नहीं देखा, आप क्या सुमेर साहब की बीवी हूँ? मैंने कहा जी मैं उनकी बीवी हूँ। 10 ने कहा अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भाभी, आप तो घर वाली बात हो गई है, मैं बहुत अच्छा खालिस दूध देता हूँ, अगर कभी दूध सही ना हो तो मुझे बताइएगा। चले अच्छी बात है। सुमेर साहब के घर में भी कोई शिकायत करने वाला आ गया। दूध वाला जरा हंसमुख टाइप का लग रहा था, अब वह ऐसे बात कर रहा था तो मैं उसे यह तो नहीं कह सकती थी कि अपना मुंह बंद रखो, वह बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने भी जवाब दे दिया और थोड़ा मुस्कुरा भी लिया। पर इतने में समय आ गया और उसने कहा कि चलो अंदर। उसने दूध वाले के सामने ही यह बात काफ़ी गुस्से से की थी, वह भी समझ गया था कि मेरी खैर नहीं है और उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अंदर आते ही मेरे शौहर ने मुझे बाजू से जोर से पकड़ा और एक तरफ झटक कर कहा यह क्या कर रही थी? मैंने कहा आप यह क्या कर रहे हैं? मैं एक दिन की दुल्हन हूँ और आप है। मेरे शौहर ने कहा एक दिन की दुल्हन थी तो सुबह सुबह बाहर क्यों गई थी? मैंने कहा दरवाजा बज रहा था, कोई उठ नहीं रहा था तो मैं चली गई। मेरे शौहर कहने लगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, और वह दूध वाले के साथ खड़े होकर क्या हंसी मजाक कर रही थी? आइंदा मैं तुम्हें बाहर ना निकलते हुए डकाम, सर पर ठीक से दुपट्टा भी नहीं किया तुमने। मैंने कहा सुबह सुबह सारी औरतें दूध लेती हैं, इससे मोहल्ले की औरतें भी सामने खड़ी थी, मैं भी चली गई तो क्या हो गया? यह तो कॉलोनी है, हम बीच बाजार तो नहीं रहते। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारी जबान तो अभी से बहुत चल रही है। मेरी जबान नहीं, अब तो मेरा दिमाग भी चल रहा था। अगर पहले दिन ही मेरे शौहर का मेरे साथ ये रवैया था तो बाद में क्या होने वाला था? हमारी शादी हुई थी और शुरू के दिनों में शौहर बीवी में बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन मेरे शौहर तो अभी से ही मुझसे कुछ तंग आए हुए लग रहे थे। दरअसल जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे बाबा ने मेरे शौहर के हाथ पर आलाख रखने की कोशिश की थी। उन्होंने सबके सामने नकद में पैसे उसे पकड़ा दिए थे और उसने इनकार कर दिया था। उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेना। सबको यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह बिल्कुल भी नहीं मांग रहा। सब लोगों ने मेरे शौहर की बड़ी तारीफ की थी और मेरे बाबा जो पहले इस रिश्ते के जरा खिलाफ थे, बाद में उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है वह लड़का इतना भी बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो पैसे फौरन पकड़ लेता। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा शौहर किस किस्म की हरकतें कर रहा था। कभी कभी लगता था कि बहुत अच्छा इंसान है और कभी कभी लगता था कि इसने शादी करके मैंने गलती कर दी, अपनी दुनिया में ही मसापा रहता था। शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ कि हमारी लड़ाई वहाँ पर पहुँच गई थी। कभी कहता कि मेरा रिश्तेदार आई थी, उसके सामने तुमने यह बात क्यों की? तुम इतना मुंह खोलकर क्यों हंसती हो? तुम कैसे बैठती हो? कपड़े कैसे पहनती हो? अपने आप को धाय कर रखा करो, अपना आप किसी को दिखाना होता है क्या? तुमने सिर्फ मेरे सामने खुलकर पेश आना है, बाकी सबके सामने ऐसे पेश आया करो कि अपनी एक शख्सियत बनाओ, अपने रूप में रहा करो। मैं हैरान रहती थी कि अब तो घर वाली बात है और इसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार भी तो हैं, हर बात में टुकटा था। एक दिन मुझे कहने लगा कि यह तुमने क्या कलर पहना है? मैंने कहा सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन इसमें लाल रंग की कढ़ाई भी है और आप ही ने कहा था कि डिसेंट रहा करो। यह सुनकर मेरा शौहर चुप हो गया और फिर एक दिन मेरे उस कजिन का फ़ोन आया। मैंने पूछा कैसी हो तो कहने लगी ठीक हूँ शुक्रिया। मैंने कहा बच्चे वगैरह तो हुए तुम्हारे? तो फिर उसने कह दिया कि बस ठीक हूँ, सब खैर है। मैं उससे कोई सवाल कर रही थी, वो कोई जवाब दे रही थी, ठीक है बता नहीं रही थी कि मामला क्या है। इतने में सिग्नल की वजह से हमारी बात दरमियान में ही रह गई और फिर मुझे दोबारा फ़ोन करने का मौका नहीं मिला। आजकल मैं वैसे भी अपने शौहर की वजह से परेशान थी, क्योंकि मेरे शौहर के मूड का कुछ पता नहीं चलता था। दिन में उसका मूड खराब रहता, रात
में ठीक हो जाता, कभी अचानक से कोई तोहफा लेकर आता और मुझे हैरान कर देता। मैं भी खुश हो जाती। कभी मुझसे इस तरह से पेश आता कि मैं कहती कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ, और कभी कभी मुझसे इतना झगड़ा करता कि मुझे अपने फैसले पर ही अफसोस और पछतावा होने लगता था। यह शख्स मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था, लेकिन अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। इसीलिए जो कुछ हो रहा था मुझे भी बर्दाश्त करना था। मैंने फिर से उसे किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। इस दफ़ा मैं उसकी बातों में नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई, और उसने आखिर में मुझे कह दिया कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ पर लोग और मसा का दबाव भी था, और फिर से मुझे उसी से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे ना बहस में जीत सकती थी और ना ही लड़ाई झगड़े में। बस घर को संभाल रही थी और ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। कोई कहता था कि खुश हूँ तो मैं बढ़ चढ़कर बोलती थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुद ही तोहफे देती और फिर अपने स्टेटस पर उनकी तस्वीर लगाकर कहती जाती कि यह मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट्स दिए हैं, हालांकि मेरे शौहर ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। इसी तरह मैंने उसे पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनाया हुआ था और सब मुझ पर रश करते थे, कहते थे कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। और असल में हम लोगों के 2 दिन भी बगैर लड़ाई के नहीं गुजरते थे। एक दिन में मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि मामला कुछ संजीदा है। हम दोनों बिस्तर पर सामने बैठे थे। उन्होंने अपने मोबाइल में कुछ निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। उन्होंने कहा, यह सब क्या हो रहा है? जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, यह तो अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वह बोल उठे। उन्होंने कहा, तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें करती रही हो, यह है तुम्हारी हकीकत? मैंने पूछा, क्या मतलब इस तरह की हरकतें? उन्होंने कहा, यह वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम्हें पता है कि यह वीडियो वायरल हो चुकी है, और अब तुम कह रही हो कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने फिर कहा, मेरी पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा, मैं क्या सुनूं? तुम इस गैर आदमी की गोद में बैठी हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? यह गैर आदमी नहीं है। मैंने कहा, मैं इसकी गोद में बैठी हूँ, पर बात तो सुनो। मेरे शौहर मेरी बात नहीं सुन रहे थे और बोलते चले जा रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम यह हरकतें करती रही हो। खैर, जो लड़की बंदे की गोद में बैठी हो, क्या वह अच्छी हो सकती है? फिर उन्होंने कहा, बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने कहा, बर्दाश्त तुमने किया है या मैंने? मैं यह सुनकर हैरान रह गई। हमारी लड़ाई हो गई। दरअसल शादी से 2 साल पहले मैं अपनी कज़न की शादी में गई थी, और वहाँ एक रस्म थी कि दूर की गोद में साली को बिठाया जाता है। मेरी कज़न की कोई बहन नहीं थी और वह मेरी बहनों की तरह थी। सब लोग मुझे ही साली कह रहे थे और कह रहे थे कि साली वाली सारी रस्म तुम्हें ही करनी है। इससे पहले भी साली वाली एक रस्म थी कि मुझे दूल्हे के जूते चुराने थे, जो मैंने आसानी से चुरा लिए थे, और उसने मुझे पैसे भी दिए थे। मुझे भी बहुत मजा आया था और उस वक्त यह सब मेरे लिए हंसी मजाक था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे कहा गया कि यह रस्म है कि साली को गोद में बिठा दिया जाता है, और जब तक वह मनमाने पैसे वसूल नहीं लेती वह गोद से नहीं उठती। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने कज़न के शौहर की गोद में बिठा दिया। मैंने बहुत कम पैसे मांगे, वो भी देने में शरारत कर रहे थे ताकि रस्म लंबी हो। हंसी मजाक होता रहा। मैंने उनसे कहा, जल्दी जल्दी पैसे दे दो, मेहरबानी करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो फिर उसने पैसे दे दिए और रस्म खत्म हो गई। इसी शादी की वीडियो बनी हुई थी जो मेरा शौहर मुझे दिखा रहा था, लेकिन वीडियो कुछ सेकंड्स की थी और इसमें यह ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसकी गोद में बैठी हूँ। यह नहीं दिख रहा था कि इर्द गिर्द शादी है। मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे बताना चाहती थी कि यह तो रस्म थी और शादियों में ऐसा होता है और मेरा उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरे शौहर हद से ज़्यादा जज्बाती हो गया। इतना ज़्यादा जज्बाती हो गया कि उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब मुझे घर से निकाला गया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपने घर वापस आ गई और फिर हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, पर 1 हफ्ते के बाद ही नोटिस आ गया जिस पर मेरे शौहर ने दस्तखत कर दिए थे। इसका मतलब था कि वह मुझे छोड़ चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं पहले तो बहुत रोई परेशान हुई, पर फिर सबने मुझे कहा कि यह भी तुम्हारे लिए एक मौका है, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ है। इस जहल शख्स से जान छुड़ा, यह सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह जलील करता रहेगा जिसने तुम्हारी पूरी बात तक नहीं सुनी और तुम्हें छोड़ दिया। मैंने भी गुस्से में दस्तखत कर दिए। उसके 3 महीने के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हैरान रह गई। मेरी वही कजन जिसकी शादी में गई थी, मैं उसके शौहर ने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा। मैं यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे मेरी कजन ने बताया ही नहीं कि उसका और उसके शौहर का ताल्लुक खत्म हो चुका है। जब उसने हमारे घर आकर रिश्ते की बात की तो मैंने अपनी कजिन को कॉल की। मैंने कहा, यह सब क्या है? तो उसने कहा, हमारी तो 6
महीने बाद ही राहें अलग हो गई थी, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है। मैंने कहा लेकिन वह मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आया है? तो कहने लगी यह तो मुझे नहीं पता, अब तुम जानो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। मुझे यह जानकर गुस्सा आ गया क्योंकि उस शख्स की वजह से तो मेरा रिश्ता खराब हुआ था। मैंने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो उसने कहा 5 मिनट के लिए अकेले मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है, इसके बाद बिलाशुबह तुम जो भी फैसला करना चाहो मुझे मंजूर होगा। मैंने कहा कौन सी बात? हम लोग घर की छत पर आ गए। मैंने कहा बोलो क्या बात है? उसने कहा तुम्हारा शौहर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मैंने कहा लेकिन उसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। मैं ये सुनकर हैरान हुई थी कि यह दोनों आपस में दोस्त थे। वह कहने लगा उसने जिक्र नहीं किया क्योंकि उसके पीछे उसका कोई प्लान था, लेकिन बातों बातों में एक दिन तुम्हारा जिक्र आ गया और मैंने बताया कि तुम शादी में आई थी और मैंने उससे हमारी शादी की कुछ टाविया और वीडियो शेयर की जिनमें तुम्हारी भी एक वीडियो थी। उसने उसके बाद मुझे यह बताया कि तुम्हारे घर वालों ने उसे 88 लाख देने की कोशिश की थी, लेकिन सबके सामने देकर उसे बुरा बनाना चाहते थे और इस बात का उसको बहुत गुस्सा था, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले उसे अकेले में पैसे देते तो वह ले लेता। इसके बाद कहने लगा कि तुम उसके दिल से उधर गई हो, वो मुझसे हर बात करता था, मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी और वह हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि जो वीडियो मैंने उसे भेजी है वह उस वीडियो को बहाना बनाकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देगा। मेरे तुम्हारी कजन के साथ ताल्लुक ठीक नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर अब तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने कहा था कि मुझ पर लगा हुआ इल्ज़ाम सच हो जाए, तुम लोगों की एक छोटी सी फालतू सी रस्म के पीछे मेरा घर बर्बाद हुआ है। तो उसने कहा तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हुआ, तुम्हारा घर इस रस्म की वजह से बच गया है, क्योंकि जो इंसान छोटी सी बात के पीछे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दे तुम तो समझो कि तुम्हारी उससे जान छूट गई। मैं खामोश हो गई, फिर मैंने उसके साथ शादी कर ली।